महाराष्ट्र के नए नायक देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। शांत मृदुभाषी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जनता का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबके साथ मिलकर काम करने वाले, अपने समर्थकों के लिए हमेशा उपलब्ध, अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए हरदम तैयार, ओजस्वी वक्ता, राजनीति के हर पहलू पर मजबूत पकड़, अच्छी खासी पढ़ाई के बाद राजनीति में आने से राजनीतिक मुद्दों की अच्छी समझ, ईमानदार, साफ सुथरी छवि। शायद इतने सारे गुणों की वजह से ही देवेंद्र फडणवीस ने इतने कम वक्त में राजनीतिक करियर में इतनी ऊंचाई पाई है। ये उनकी मजबूत शख्सियत का ही कमाल है कि पार्टी में तमाम विरोधियों के बावजूद न पार्टी में उनके कद का बढ़ना रुका और न ही पार्टी से बाहर उनके विरोधी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा पाए। देवेंद्र फडणवीस को राजनीति विरासत में मिली और उन्होंने उस विरासत को न सिर्फ संजोया बल्कि अपनी मेहनत से उसे ऐसा सींचा कि आज हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। उसने सब करके दिखाया, बोला कभी नहीं, वो करते गए और हम देखते गए कि मेरे को ये करना है और ऐसा, और मेरी इच्छा है। जो उनके मन में था वो उन्होंने किया और हमारे सामने ही आया एकदम कि अरे ये इसने किया। अपने को तो ऐसा कभी लगा भी नहीं कि ये भी ये कर सकता है। और ये क्वालिफिकेशन मिलना आज के पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल है। ऑनेस्टी और सादगी और पॉलिटिक्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको ये ऐसा आदमी मिल पाएगा। बहुत पेशेंस रखते हैं और लोगों के प्रति एम्पैथी जो बोलते हैं, एम्पैथी बहुत है उनको, यानी वो कोई उनका बुरा भी करे तो बुरा नहीं चाहेंगे उनका, उस तरीके की सोच है उनकी। और लोगों को रिस्पेक्ट करना, उनको लेडीज़ हो बच्चे हो कोई भी, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते भी है और नेचुरली उनके लिए रिस्पेक्ट फिर आगे से आता भी है। उसमें से मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये देवेंद्र है, ये वो भी मेरे हाथ के पढ़ा हुआ था। मैंने मैथ्स पढ़ा है 9वीं क्लास तक, उसके बाद मैं दूसरा काम से जैसे करकानीस करके वो पूरा मैट्रिक उसको पढ़ा है। परंतु उस समय पर साधारण बिल्कुल, पर मैं मस्ती खूब करता था। स्कूल में भी करता, बच्चों के साथ करता। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब देवेंद्र फडणवीस की चर्चा राष्ट्रीय राजनीति में शुरू हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी तेजी से उभरने की चर्चा इसी दौरान सामने आई और फिर उनकी शख्सियत के कई पहलू सामने आए। देवेंद्र फडणवीस की चर्चा उस वक्त ज्यादा जोर शोर से हुई जब लो प्रोफाइल रहते हुए भी उन्होंने महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। 2013 में जब उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का पद सौंपा गया तो ऐसा नहीं था कि इस पद के लिए दूसरे दावेदार नहीं थे। महाराष्ट्र बीजेपी में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले दो नेता गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी दोनों ही उनके नाम पर सहमत नहीं थे। खासतौर पर नितिन गडकरी उस वक्त भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तमाम अंतर्विरोधों को दूर कर बीजेपी अध्यक्ष बने और इस पद के मिलने के बाद सबसे पहले नितिन गडकरी से मिलने उनके घर गए। ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस का स्वभाव है। उनको करीब से जानने वाले भी यही कहते हैं कि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि विरोधी भी उनके खिलाफ बोलने से पहले सोचते हैं। 2014 के चुनावों में उनकी राजनीतिक कार्यकुशलता खुलकर सामने आई। ऐसा नहीं था कि मोदी लहर की वजह से चुनौतियां उनके अनुकूल थी। चुनाव से पहले ही शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर मुश्किलें सामने आ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाने में देवेंद्र फडणवीस का खासा योगदान रहा। कई बीजेपी नेताओं की हिचक के बावजूद वो देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने गठबंधन तोड़कर
बीजेपी का अकेले चुनाव में जाने की सलाह को पार्टी के सामने रखा था, जिसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माना और फिर आशा के अनुरूप सफलता भी पाई। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन जितनी सीटें मिली उससे साफ हो गया कि बीजेपी का चुनाव में अकेले जाने का फैसला बिल्कुल सही था। ऐसी सफलता से महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ना स्वाभाविक था। ऐसे में जब सरकार बनाने की बारी आई तो सीएम के सवाल पर एक नाम देवेंद्र फडणवीस का था। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर में ऐसा पहले भी होता आया है कि उनके नाम पर आसानी से स्वीकृति कम ही बन पाती है। सीएम के दावेदारों में पंकजा मुंडे भी थीं तो नितिन गडकरी भी थे। नितिन गडकरी के समर्थकों ने उनके सीएम बनवाने को लेकर लॉबिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन जीत एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की ही हुई और महाराष्ट्र को उसका नया नायक मिला। राजनीति में तेजी से सीढ़ी चढ़ने वाले देवेंद्र फडणवीस को इति विरासत में मिली। उनके पिता गंगाधर फडणवीस ने जनसंघ से होकर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। वो नागपुर से एमएलसी भी रहे। जुलाई 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस को बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला। देवेंद्र की मां उनके बचपन का एक किस्सा सुनाती है। 1977 के इमरजेंसी के वक्त देवेंद्र फडणवीस ने अपना स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके स्कूल का नाम इंदिरा गांधी स्कूल था। एक चीज थी कि स्कूल में जाते थे, जब भी स्कूल उनका शुरू हुआ यानी स्कूल में जाना, जब भी उनके पिताजी अंदर थे, जेल में थे इमरजेंसी के दौरान, तो इनको स्कूल में डालना था। तो यहाँ नज़दीक ही इंदिरा कॉन्वेंट करके था, तो मैंने सोचा कि अब कोई नहीं है, छोटा है, इसको लेके जाना लेके आना इसमें अपने को आसानी होना, इसलिए मैंने अभी जहाँ बापट की दुकान है वहाँ इंदिरा कॉन्वेंट था, तो मैंने उसमें इसको नाम डाल दिया। और फिर इमरजेंसी में आई तो ऐसे सुनने में आया उसके कि किसने, इंदिरा गांधी ने अपने पिताजी को जेल में डाला है। तो फिर उसने बोला कि मुझे नहीं वो स्कूल में जाना इंदिरा कॉन्वेंट में, तो इंदिरा गांधी ने अगर मेरे पिताजी को अंदर डाला है तो मैं क्यों इंदिरा कॉन्वेंट में जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो 10-15 दिन लगातार रोज उसने शोर किया कि मेरे को नहीं जाना है। फिर मैंने उस स्कूल से उसको निकाल के सरस्वती विद्यालय में डाल दिया। देवेंद्र जी में बचपन से ही ओरेटरी बहुत अच्छी थी, उसके बाद में हेल्पफुल थे सबके और शरारती भी थे। और मेरे को याद है हम साथ में यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था सरस्वती विद्यालय, यहाँ से पैदल जाया करते थे स्कूल में। बचपन की पढ़ाई नागपुर में करने के दौरान ही उनकी भाषण देने की कला को सबने पहचान लिया था। उन्होंने अपने स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में कई अवार्ड जीते। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने धर्मपेट के जूनियर कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। 1986 में उसी दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी से जुड़ गए। 1986 से लेकर 1989 तक उन्होंने एबीवीपी के लिए जमकर काम किया, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसी दौरान उन्होंने नागपुर के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और फिर नागपुर यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बारहवीं होने के बाद मेरी इच्छा थी कि घर में खेती है, तो इन्होंने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके घर में अच्छे से खेती करो, कुछ नए नए प्रयोग करो। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, मुझे तो मेरा तय है कि मुझे राजनीति में मुझे उसमें पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है और पॉलिटिक्स के लिए राजनीति भी लॉ भी आवश्यक है, इसलिए मुझे लॉ कॉलेज में जाके मुझे LLB करना है। और वो फिर लॉ कॉलेज में दाखिल हुए। लॉ कॉलेज में उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन में बहुत से हिस्सा लिया, इलेक्शंस में लिया, वो गैदरिंग के सेक्रेटरी भी थे। राजनीति में जुड़ने की क्षमता का बड़ा महत्व होता है।
और देवेंद्र फडणवीस के पास ये क्षमता भरपूर थी। बड़ी आसानी से वो लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर लेते थे और राजनीति में यही उनके आगे बढ़ने का मूल मंत्र बना। बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा की डिग्री भी ली। 1990 तक वो सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। 1992 में वो पहली बार नागपुर महानगर पालिका का चुनाव लड़े और सिर्फ 21 साल की उम्र में नागपुर महानगर पालिका के सबसे युवा पार्षद बने। जैसे वो फाइनल ईयर में थे उसी साल 21 साल के हुए और जनरल इलेक्शंस कारपोरेशन के आ गए। तो वो विद्यार्थी परिषद का काम भी करते थे, युवा मोर्चा का भी काम करना उन्होंने शुरू किया था। तो और पार्टी वालों के मन में था, उनके पिताजी की बहुत अच्छी प्रतिमा थी पार्टी में। वो गुजर जाने को 2-3 साल ही हुए थे। तो पार्टी वालों के मन में आया कि ये अच्छा लड़का है, इसको अपन आगे ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, इस साल इसी को हमको चुनाव लड़ाना है। मैंने बोला भी कि अभी से राजनीति में तो उसका करियर दूसरा कुछ बनेगा भी नहीं। तो बोले देखेंगे, पहले तो अपन ये पहला चुनाव लड़ लेते हैं। और फिर चुनाव लड़ा। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 में उन्होंने नगर पालिका का चुनाव दूसरी बार जीता और सिर्फ 27 साल की उम्र में नागपुर महानगर पालिका के मेयर बने। देवेंद्र फडणवीस को देश का दूसरा सबसे युवा मेयर बनने का गौरव मिला है। आरएसएस के हर इसमें वो हिस्सा लेते थे। जो कुछ आरएसएस, जैसे उनका राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा या कश्मीर में तिरंगा फहराने का आंदोलन रहा, सभी में उनका सक्रिय सहभाग था। कैसे हुआ उनका आरएसएस की तरफ? उनके पिताजी भी आरएसएस के थे ना, और हमारे यहाँ सामने ही शाखा लगती थी। सब बच्चे वहाँ खेलने ये करने को आते थे और पिताजी का भी था, इसलिए स्वाभाविक झुकाव उनका था आरएसएस की तरफ।